नेक्स्ट में यहाँ पे अब ये जो स्टार्ट होता है दैट इज चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में। दिस एक्ट में बी कॉल्ड, देखो भारतीय न्याय संहिता 2023, तो इसका नाम ही है द भारतीय न्याय संहिता 2023, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें क्लॉज 2 जो है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। देखो इट शैल, लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है शैल, कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions of this संहिता। यहां पे देखो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वाले एक्ट में जो हम लोगों को अथॉरिटी है, अथॉरिटी इसकी जो लागू करने की अथॉरिटी है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे मैंने सीजी लिख रखा है, तो सीजी के पास में यहां पे जो पावर दी हुई है वो एक तो ये है कि लीगल बाउंडेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कमेंसमेंट डेट जो कि अब हम लोगों की कौन सी है, 1 जुलाई 2024। इसमें देखो एक लाइन और दे रखी है, नोटिफिकेशन डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंट फॉर डिफरेंट डेट्स may be appointed for different provisions of this संहिता। जैसे देखो इससे हम लोगों को क्या है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बता रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, सारे प्रोविजंस एक साथ नहीं लागू करके आप फेज मैनर में लागू होंगे। फेज मैनर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है, क्योंकि ये फेज मैनर इसलिए जरूरी है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी पे लाते लाते पूरी तरह से प्रिपरेटरी वर्क हम लोगों को करना होता है। प्रिपरेशन के बाद में ही तो कोई चीज लागू हो पाएगी। तो ये वाला प्रोविजन जो है डिफरेंट डेट्स में भी अपॉइंटेड एज डिफरेंट प्रोविजन, इस वजह से ये वाली लाइन डाली गई है। अगर लॉ में ये वाली लाइन नहीं डलेंगी, लॉ की ये भाषा होती है, अगर इस टाइप की लाइंस नहीं डलेंगी तो ये चैलेंजेबल हो जाएगा कोर्ट्स में। अच्छा, ये वाली जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज वैसे नॉर्मली काफी एक्ट्स में हम लोगों को दिखाई देती है। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट देखोगे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये पुरानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हम लोगों का कब आया था, 1963 में आया था, है ना। एक्चुअरीज एक्ट आया था, एक्चुअरीज एक्ट 2006 में आया था, एक्चुअरीज एक्ट 2006 में आया था। तो ये लैंग्वेज जो है ये ऐसी कुछ नहीं है। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज और एक्चुअरीज एक्ट, इन दोनों में भी एक्चुअरीज जो है ये स्टेट वाइज पोजीशन चेंज होगी, तो स्टेट वाइज जब पोजीशन चेंज होगी तो फिर हर स्टेट अपनी कंडीशन के हिसाब से प्रिपेयर करेगा और फिर लागू करेगा। तो हर स्टेट में अलग अलग भी लागू होती हैं, तो ये सारे के सारे प्रोविजंस इस वजह से रखे जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का सेक्शन है, सेक्शन ये ओरिजिनल में फर्स्ट का 3 है तो सब सेक्शन है, ये सेक्शन 1 का सब सेक्शन है। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज। देखो एक तो ये वाला वर्ड है जिसको हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। को स्कोप यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो तो यह है कि लोकेशन ऑफ द ऑफेंस से रिलेटेड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जो लोकेशन क्या थी, नेशनैलिटी आपकी क्या है, नेशनैलिटी या लोकेशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है कि आपने बाहर किया है। अगर वो क्राइम की डेफिनेशन में आ रहा है, अगर वो संहिता की डेफिनेशन में आ रहा है और उसमें इंडिया इन्वॉल्व है तो इट डजंट मैटर कि क्राइम कहां हुआ है या किसने किया है। अच्छा, एक लाइन और है, नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द। अगर हम लोग इस वाली लाइन का मतलब समझें तो इस वाली लाइन का मतलब यह है कि अगर किसी और अदर लॉ में किसी एक क्राइम का कोई और प्रोविजन है,
प्रोविजन है या फिर प्रोविजन नहीं भी है, नो सच प्रोविजन इज देयर, नो सच प्रोविजन इज देयर, तब भी हम लोगों का बीएनएस अप्लाई होगा, तब भी हम लोगों का बीएनएस अप्लाई होगा। एक वर्ड और दिया हुआ है यहां पे ये लिखा हुआ है एवरी पर्सन। देखो एवरी पर्सन की जो डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें, एवरी पर्सन की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। स्कोप ऑफ डेफिनेशन में यहां पे एवरी पर्सन में हम लोगों का सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स, सब एवरीवन, फॉरेनर्स को भी कवर कर दिया इसमें, क्योंकि केवल एक वर्ड एवरी पर्सन यहां पे लिखा हुआ, ठीक। और चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर कोई किसी शिप में वो जा रहा है या किसी हवाई जहाज में, एयरक्राफ्ट में है, और ये जो शिप और एयरक्राफ्ट अगर ये रजिस्टर्ड इंडिया में है, इंडिया में अगर रजिस्टर्ड हैं और उसने अगर इनमें क्राइम किया है तो वो भी एवरी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा और फिर बीएनएस उसके ऊपर लगेगा, ठीक। अच्छा, इसका स्कोप देखो और ज्यादा बढ़ गया है, thereof which shall be guilty within India। जैसे हैकर्स वगैरह होते हैं ना, हैकर्स वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर कोई एक हैकर है और उसने इंडियन किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की साइट को हैक किया है तो ये विद इन इंडिया माना जाएगा, ये वाला जो है ये विद इन इंडिया माना जाएगा क्राइम। ये नहीं कह सकते कि उसने बाहर किया है, भले चाहे वो कहीं और फॉरेन यहां से वो हैक कर रहा है और इंडियन टेरिटरी को उसने अगर टारगेट, यहाँ के कंप्यूटर्स को उसने अगर टारगेट बना लिया है तो ये भी हम लोगों का बीएनएस की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this Samhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। इसका मतलब ये है कि अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये आईपीसी में भी था, आईपीसी भी इस चीज को कवर करता था। इसमें एनी पर्सन लाइबल इसने जो वर्ड बोला है इसका हम लोग इंटरप्रिटेशन ये निकाल सकते हैं कि ये एवरी सिटीजन है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। आगे ये कह रहा है कि चाहे वो इंडिया में क्राइम करे चाहे वो अब्रॉड, आउटसाइड इंडिया भी अगर वो क्राइम करता है तो उसको इसी तरीके से डील किया जाएगा जैसे वो क्राइम उसने इंडिया में किया है। इसका मतलब यह है कि इसको और ज्यादा अगर हम लोग डिटेल में देखें तो उनको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की डेफिनेशन दे रहा है। ज्यूरिडिक्शन की डेफिनेशन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब यह है कि भारत के बाहर के बारे में भी बात कर रहा है और कंडीशन उसने ये लगा रखी है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के बाहर कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया ने अगर कोई एक क्राइम किया है जो कि इंडिया में क्राइम है, भले चाहे उसने आउटसाइड किया है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि इसकी लोकेशन भले चाहे बाहर है लेकिन फिर भी वो इस एक्ट के दायरे में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल से एकदम साफ तौर पे समझ में आ गया होगा। चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो। देखो एक वर्ड यहाँ पे ये जो शैल ऑल्सो अप्लाइड टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, shall also apply to any offense committed by any citizen of India in any place कर दिया without and beyond India। जो पहले वाला पॉइंट था उसको और ज्यादा एलोबरेट इस वाले पॉइंट में कर दिया है, वो ये दूसरा ये है कि एनी पर्सन ऑन एनी शिप। अब ये एनी पर्सन में
हम लोगों का एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया wherever it may be, any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India. ये एक important point है. तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि any offense committed by, हम लोग ये कह सकते हैं any offense summary, any offense committed by, कोई भी गुनाह किया गया किनके द्वारा. एक तो पहला वाला पार्ट जो है ये हम लोगों का सिटीजन है, और दूसरा वाला एनी पर्सन. एनी पर्सन मतलब सब कवर हो गया है इसमें. फॉरेनर्स, फॉरेन लैंड के, आउटसाइड इंडिया रहने वाले, आउटसाइड द स्कोप ऑफ सिटीजन. फॉरेन नेशनल्स इसमें कवर हो जाएंगे, ये सारे के साथ. और ऑफेंस, ऑफेंस एक वर्ड इसमें यूज किया गया है, एनी ऑफेंस, है ना. तो ये चीज है कि ये है एनी ऑफेंस. एनी ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट, मतलब हर एक्ट. एवरी एक्ट हम लोग ये कह सकते हैं, एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया. देख लो कितनी बाउंड्री इसकी क्रॉस कर दी है. और इसमें देखो अपन लोगों का जो मेन पॉइंट है ना, दैट इज ये वाला पॉइंट है. यहां पे वो लोग भी कवर कर दिए हैं जो साइबर क्राइम्स. साइबर क्राइम्स को हम लोगों ने यहां पे टारगेट किया है. साइबर क्राइम्स करते हैं, टारगेटिंग इंडिया करते हैं, उनको इसमें पूरी तरह से स्पेशली मेंशन किया गया. Any person in any place without and beyond India committing targeting a computer resource located in India. यहाँ पे located in India के बारे में बात हो रही है, ठीक है. एक्सप्लेनेशन में in this section the word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this संहिता. ऑफेंस की पूरी डेफिनेशन ये बता दी है इस वाले सेकंड वाले केस में कि ऑफेंस वो होगा जो आउटसाइड इंडिया होगा और ऐसा माना जाएगा कि ये वाला जो एक्ट है ये इंडिया में किया है, ठीक. इलस्ट्रेशन के लिए ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर. देखो ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. कहीं पे भी उसने अगर मर्डर किया हुआ है, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. उसके ऊपर कन्विक्शन हो सकता है कि उसने मर्डर किया और उसके बाद में फिर वो बाहर से मर्डर करके इंडिया में आ गया. तो जहां पे भी वो आएगा, जहां पे भी वो पकड़ा जाएगा, उसको वहीं पे कन्विक्ट कर दिया जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. Nothing in this संहिता shall affect the provisions of any act for punishing mutiny. देखो जब हम लोग को ये बोल देता है ना nothing in this संहिता, nothing in this, इसका मतलब क्या है ना कि इसको ओवरराइड नहीं कर रहा है. इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि BNS जो है does not override over other laws. ओवर अदर लॉज. लेकिन ये जो अदर लॉज हैं ये स्पेसिफिक लॉज हैं. इसकी डेफिनेशन है ये स्पेसिफिक लॉज हैं, सारे लॉज नहीं है, स्पेसिफिक लॉज हैं. और स्पेसिफिक लॉज किस चीज से रिलेटेड है? इसमें देखो ये म्यूटिनी, पहला पॉइंट है म्यूटिनी, विद्रोह. दूसरा है डिजर्शन ऑफ ऑफिसर. नेक्स्ट है डिजर्शन ऑफ ऑफिसर. डिजर्शन का यहां पे मतलब है भाग जाना, अपनी ड्यूटी से एक प्रकार से भाग जाना या एब्सेंट हो जाना. ठीक है.
सोल्जर्स, सैनिकों के लिए, सेलर्स के लिए और एयरमैन के लिए, इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व कर रहे हैं, एंड द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, एनी स्पेशल और लोकल लॉ। देखो ये वाला जो है ना, ये एक प्रकार से अदर लॉज को, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये एक प्रकार से सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज का मतलब ये हो गया कि बीएनएस जो है दूसरे एग्जिस्टिंग लॉ पर हावी नहीं होगा। इसका पर्पस, ओरिजिनल जो पर्पस है, अगर हम लोग ये देखें कि इसका जो ओरिजिनल पर्पस है, तो पर्पस ये है कि हम लोगों का मेंटेन द इंटीग्रिटी, हम लोग ये कह सकते हैं मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। जो हम लोगों का एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, एग्जिस्टिंग वर्तमान में जो हम लोगों के लॉस चल रहे हैं, ये उनके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए होगा। तो ये है, इसमें एक एग्जांपल तुम लोग ये समझ सकते हो, जैसे सपोज करो कि कोई एक मिलिट्री पर्सन है, मिलिट्री पर्सन है, मिलिट्री पर्सन है ना। अब ये जो है ये ड्यूटी से भाग गया, he commits an acts of desertion, एक्ट ऑफ डिजर्शन। तो मिलिट्री एक्ट में इसके ऊपर मिलिट्री के जो लॉज है वो अप्लाई होंगे, मिलिट्री लॉज अप्लाई होंगे इसके ऊपर, और मिलिट्री लॉज के हिसाब से ही इसकी पनिशमेंट डिसाइड होगी। यानी जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह आप लोग ने देखे होंगे, मूवीज में देखे होंगे कोर्ट मार्शल वगैरह, तो बीएनएस नहीं अप्लाई होगा, फिर वहां पे मिलिट्री लॉज के हिसाब से ही उसका अगर कोर्ट मार्शल करना होगा तो मिलिट्री अदालतें डिसाइड करेंगी कि उसको कौन सी पनिशमेंट देनी है। तो यहां पर आके हम लोगों का सेक्शन 1 खत्म होता है। सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2, सेक्शन 1 हम लोगों का प्लेन था चैप्टर 1 का। अब जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, है ना। तो सेक्शन 2 में हम लोग दोनों चीजें देखेंगे, जैसे पहले आईपीसी में क्या थी और उसके बाद में फिर बीएनएस में ये क्या हो गई है डेफिनेशन। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस इसमें डिलीट भी हुई हैं, तो वो तो हम लोगों के काम की है नहीं, लेकिन कुछ इसमें जो एड ऑन हुई हैं वो डेफिनेशंस हम लोगों को डिटेल में पढ़नी होंगी। और कुछ डेफिनेशंस में अमेंडमेंट्स बोल लो या फिर एडिशन बोल लो, तो उनको भी देखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों का पहले जेंडर था, तो जेंडर में केवल मेल एंड फीमेल था, अब इसमें ट्रांसजेंडर भी आ गया है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चीज को देखेंगे, डेफिनेशंस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए।